Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology for unique group of institutions. होपफुली आप लोगों ने जो पहले 3 चैप्टर्स के लेक्चर्स थे उनको अच्छे अंदाज में किया होगा, रिवाइज़ भी किया होगा, रिव्यू भी किया होगा और उनके टेस्ट भी अटैम्प्ट किए होंगे। अब हम बेटे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट साइड की तरफ, दैट इज़ चैप्टर 4। चैप्टर 4 वो चैप्टर है बेसिकली जो MCAT का भी बुनियादी चैप्टर है, जिसके ऊपर सारा रिलाय करता है कि ये किस तरह आगे चलना है और क्या इसका निज़ाम बनना है। टॉपिक 1 है MCAT का, चैप्टर 4, तो इस कदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अलावा इस चैप्टर में जो चीज़ें एडअप की जा रही हैं, जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं, वही आगे चल के बायो की बुनियाद बनेंगी। तो मेरे बच्चों, इसको ध्यान से करना, इसको समझ के करना, जो चीज़ें इसमें एडअप की जा रही हैं उनको तरीके से समझना, सुनना और क्लियर करना। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 को। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, अकॉर्डिंग टू द बुक बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, तो क्या ये डेफिनेशन है? आंसर इज़ ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन से मुराद है, डेफिनेशन वो होगी ना जिसके अंदर आप बताओगे कि सेल है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ, छोटा सा सेल। सेल इज़ अ कन्फाइंड बाउंड्री इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो ये है सेल की डेफिनेशन बेटे, कि सेल क्या है? एक ऑर्गेनेल है, एक बाउंड्री है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। सेल इज़ अ confined boundary in which various organelles are present. Cell is the structural and functional unit of the life as well as it is the building block of the body. तो सबसे पहले तो ये करिएगा कि सेल है क्या, और तमाम बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहला सवाल आता है जहन में कि ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में कितने सेल्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सेल मौजूद है। अब हम बढ़ते हैं बेटे कंट्रीब्यूशंस की तरफ और एक एक करके इसको टेकअप करेंगे। इसमें ना बहुत सारे शॉर्ट भी हैं और इसलिए वो आने चाहिए। पहला है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन बोर्ड में कई दफ़ा पूछी गई है, इसकी डिटेल आपने एक सीक्वेंस में टेकअप करनी है। तो सबसे पहला तो इसके पॉइंट्स आप बना लेना। नंबर 1, 1665 डिस्कवरी ऑफ सेल। सही है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें आप क्या बनाओगे कि उसने ये सब कुछ कहाँ बताया था। तो उसने सब कुछ कहाँ बताया था? उसकी फेमस पब्लिकेशन है जिसका क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उसने ये रिपोर्टिंग की थी। उसने ये किस में देखा था ये आपको बताना चाहिए। उसने सेल देखा था अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो मैं आपको इसके पॉइंट्स बनवा रहा हूँ, ध्यान से इसको बेटे अटैम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में उसने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसने देखा था। उसने क्या कहा? उसने इसको देख के कहा कि यहाँ पे माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं जो थिक वॉल्ड होते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह ही ये मौजूद हैं। तो ये आपके पास पहला शॉर्ट बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। ठीक हो गया। देन सेकंड है हमारे पास, एक सेकंड 46 पेज के ऊपर ही हम लोग हैं, लॉरेंस ऑकिन। लॉरेंस ऑकिन ने क्या बेटे बताया? ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम लिविंग सेल। तो इसका मतलब 2 वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि लिविंग हमेशा लिविंग से ही अराइज करता है। लिविंग कभी भी नॉन लिविंग चीज़ से या सेल से अराइज नहीं कर सकता। तो ये 2 हो गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दी हुई है डी लेमार्क की। ये वही बंदा है जिसने लेमार्क थ्योरी भी दी थी और आपने वो डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी मैट्रिक में, थोड़ा बहुत उसके ऊपर है। तो इसी तरह उसी बेस के ऊपर लेमार्क की थ्योरी भी एक्सप्लेन्ड है कि लेमार्क ने किस तरह काम किया। लेमार्क ने 1809 में ये कहा कि लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सेल या सेलुलर कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है।
अगर सेल या सेलुलर कंपोनेंट्स नहीं हैं तो ज़िंदगी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये एक बड़े टर्निंग किस्म की कंट्रीब्यूशन थी जो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की है और उसने बताया कि ये किस अंदाज में यहाँ पे आपको बतानी है। नेक्स्ट अगला शॉर्ट या MCQ, रॉबर्ट ब्राउन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे बच्चे। 1831 क्या किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसका एक बेसिक आप समझ लो इसकी पॉइंट है जो आपको MCQs के लिए पूछना आना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। देन श्लीडन एंड शॉन, श्लीडन और शॉन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। श्लीडन जो है वो बेसिकली बॉटनिस्ट था और शॉन जो है वो ज़ूलॉजिस्ट था। जो बॉटनिस्ट था श्लीडन 1838 और शॉन 1839, इन दोनों ने पुटअप की थी एक मोस्ट जनरलाइज्ड चीज़ जिसका नाम था सेल थ्योरी। अच्छा, सेल थ्योरी का शॉर्ट तो बहुत कॉमन शॉर्ट है बोर्ड का, ये मेरा ख्याल आप मैट्रिक में भी इसको इसी तरह करके आए हो कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करूं। आप सबसे पहले तो इन दोनों के नाम लिखोगे, उसके बाद सेल थ्योरी के ऊपर लिखोगे कि उसकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। एक तो ये हो गया। नंबर 2, all cells arise from pre-existing cells। तमाम सेल किससे अराइज करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। थर्ड, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग तीनों पॉइंट्स इसके पोस्टुलेट्स के यहाँ पे लिखोगे। अब इसको यहीं पे क्लोज नहीं करोगे आप, इसके साथ ही एक लाइन और भी करोगे। लाइन में आपको गाइड कर दूँ, पेज 47 पे सब बच्चे आएंगे और सेकंड पैराग्राफ में आएंगे। ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये आपने इसके साथ ही शॉर्ट के एक लाइन लिख के फिर इसको क्लोज करना है। सेल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशंस इन बायोलॉजी। It has a wide ranging effect in all fields of biological sciences। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट्स बन गए। अब हम शुरू करेंगे इसको रुडोल्फ विर्को के हवाले से। नेक्स्ट कंसेप्ट इसका और नेक्स्ट इसकी डिटेल। इसने क्या कहा या इसने क्या डिस्कवर किया? इसमें रुडोल्फ विर्को ने हाइपोथेसाइज किया दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके वर्ड्स यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। ठीक है, ओमनिस सेलुला इज सेलुला, यानी कि ये बेसिकली बता रहा है कि लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहीं पे एक वर्ड और भी है जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। 2 वर्ड्स हैं, बल्कि एक मैं खुद ऐड कर देता हूँ। एक है ए बायोजेनेसिस और दूसरा है बायोजेनेसिस। अब बताइए ए बायोजेनेसिस क्या होता है और बायोजेनेसिस क्या होता है? ए बायोजेनेसिस क्या होता है? लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये आपके पास है ए बायोजेनेसिस। और दूसरा है बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस बेटे क्या होता है? लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब ये जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट था ना कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से भी अराइज कर सकती हैं, उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिली और उसको वक्त के साथ साथ रिजेक्ट कर दिया गया। ये याद रखें, ये है नॉन लिविंग का और ये है लिविंग थिंग्स का। ये लिविंग थिंग्स फ्रॉम लिविंग थिंग और ये नॉन लिविंग फ्रॉम द लिविंग। तो इस कंसेप्ट को क्रॉस कर दिया गया, दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और जो कंसेप्ट आगे चला वो बायोजेनेसिस का था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी ये MCQs है। सेल थ्योरी शॉर्ट था,
यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दी हुई है, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर की क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे काम किया उसने और क्या उसका निज़ाम है, उसको हम देखते हैं। पहला उसने क्या किया, बेसिकली ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, तो उसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम लिविंग सेल्स। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया वजूद में आ रहा है तो उसके लिए पहले से एक बैक्टीरिया की मौजूदगी ज़रूरी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा इसको और देखिएगा भी। लुइस पैस्चर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, सप्लाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर वेरकोज हाइपोथेसिस। उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया इस हाइपोथेसिस को कि बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, और कोई तरीका नहीं जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो ये बेसिकली लिविंग थिंग्स की है डिटेल। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेल्स के तौर पे कंपोज हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब वो नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा लुइस पैस्चर की और भी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया और बैक्टीरिया, वायरसेस और जो मुख्तलिफ माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग भी है, उसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। देन नेक्स्ट एक MCQ और एक स्टेटमेंट, ऑगस्ट वेजमैन। ऑगस्ट वेजमैन की भी ज़रा कंट्रीब्यूशन पढ़ लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं वहाँ पे जो आपको आने चाहिए। 1880 said that all presently living cells have a common origin because they have basic similarities in structure and molecule। ऑगस्ट वेजमैन ने क्या कहा कि तमाम जो लिविंग सेल्स हैं उनकी ओरिजिन एक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखा जाए इसको समझते हुए तो फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट वाज प्रोकैरियोट, दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया। जब ये प्रोकैरियोट इवॉल्व हुआ तो इसमें से ही पहले सिंपल लाइफ इवॉल्व हुई और सिंपलर के बाद देन वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चली गई। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे लेवल्स जो हैं लाइफ के वो भी इम्प्रूव होते चले गए। ठीक हो गया। सेल थ्योरी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कंसेप्ट है, वो इन सब चीज़ों को जो आपने शॉर्ट अभी पढ़े मेरे साथ, उन सब को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसके अंदर उसकी टाइप्स क्या हैं, ज़रा उसको थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट करेंगे और समझेंगे। माइक्रोस्कोप, अब सबसे पहले तो ये बताएं कि माइक्रोस्कोप है क्या। अगर डिफ़ाइन करें, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉलर माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी स्टडीड विद द नेकेड आई। अच्छा, अब माइक्रोस्कोप्स को डिस्कवरी के बाद मुख्तलिफ अंदाज में प्रेजेंट किया गया। सबसे पहले थी सिंपल माइक्रोस्कोप, देन अल्हम्दुलिल्लाह देन थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। तो अब ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखें, जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, इसकी यहाँ पे मुझ मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। सबसे पहले तो इसकी रेजोल्यूशन दी हुई है। रेजोल्यूशन है इसकी 2 माइक्रोमीटर। देन इसकी मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है 500x 500x देन दैट ऑफ द नेकेड आई। ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है। अच्छा, अब देखें, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इन वर्ड्स को क्लियर कर लें। सबसे पहले वर्ड है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, या इंसानी आई की रेजोल्यूशन क्या है? द डिस्टेंस, इसको नोट भी कर लें, द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट 1 मिलीमीटर अपार्ट।
ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखें फॉर एग्जांपल ये आई है आपकी और ये इस पॉइंट में यहाँ पर डिफरेंस कर सकती है जो एटलीस्ट कितने अपार्ट है 1 मिलीमीटर। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, यानी कि ये मार्कर है। आप इस मार्कर को आंख के करीब करते जाएं, एक वक्त आएगा इसमें से नज़र आना बंद हो जाएगा, वो इसकी लास्ट स्टेज होगी। तो अगर आप उसको इससे पहले तक देखें और क्लियर करें तो आप देखते हैं कि इसको आप एक हद तक ही देख सकते हो, उसके बाद ये आपकी आंख को कवर कर देता है। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अच्छा, सेकेंड वर्ड यहाँ पर अभी हमने देखा है मैग्नीफिकेशन क्या होता है। हाउ डू यू डिफाइन मैग्नीफिकेशन? ये बेसिक इंट्रो है और कंसेप्ट्स हैं बेटे बिल्डअप के लिए, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। अब मेरे बच्चों बताओ मैग्नीफिकेशन क्या होती है, बताइए। इसका आंसर ये है, नॉलेज के लिए आपकी इंक्रीज़ कर दूं, कि द प्रोसेस यूज टू क्लैरिफाई द डिटेल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। एक ऐसा तरीक़ाकार जिसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकते हो, वो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी और वही इसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 500x है तो 500x से मुराद है कि ये 500 गुना उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा जो आम अवेलेबल नहीं है। इसमें बहुत कॉमन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट है। तो ये जो लाइट की मिकदार है यही इसकी इल्यूमिनेटिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है और विजिबल लाइट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसको उसके बाद में जो है वो डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया। इसकी भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक तो उसकी दी हुई है रेजोल्यूशन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर इसकी है 250,000 टाइम्स। तो इमेजिन करिए कि किस कदर छोटे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है। एक छोटे से ऑब्जेक्ट को 2.5 लाख टाइम्स बड़ा करके एक्सप्लेन कर सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये इसकी रेजोल्यूशन और मैग्नीफाइंग पावर्स हैं। ये आपको दोनों यहाँ पे देख ली आपने। इसकी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन कोई आपसे पूछा तो ये लाइट के ऊपर नहीं चलता, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चलता है। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है। क्विकली इसका थोड़ा सा रिव्यू इसकी टाइप्स का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स की होती है, TEM और SEM। सिर्फ वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि किताब में नहीं है तो आपकी नॉलेज यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रांसमिट करती है अक्रॉस द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो नीचे आप जिधर फोटोग्राफिक प्लेट होती है आपकी वहाँ पे बन जाता है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो स्कैन करती है ऑब्जेक्ट को, और स्कैन करने के बाद उसका जो इमेज है वो अगेन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बनता है और आप उसको आईपीस से देख सकते हो। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू द माइक्रोस्कोप, उसकी टॉपिक, उसकी डिटेल्स। तो ये मेरे सब बच्चों को अच्छी तरह, ये येलो जो बॉक्स बना हुआ है ये उसकी डिटेल है सारी, ये सारी आनी चाहिए आपको। रेजोल्यूशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, अदर दैन दैट मुख्तलिफ और क्या है, इसको सारे को डिटेल में करिएगा। अब एक पेज 48 के ऊपर एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ सिंपल चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा सा इसको रीडिंग करवाता होता हूँ मैं, इसलिए आपको भी करवा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा इसको। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स। व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर? काम की तकसीम, यानी कि काम तकसीम हुआ है, मुख्तलिफ सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, और ओवरऑल जो है इनका वो टोटल फंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल्स देखिएगा, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, नर्व सेल्स ट्रांसमिट nerve impulses, gland cells secrete, RBCs ऑक्सीजन कैरियर जैसे हीमोग्लोबिन है उसमें, देन स्टमक सेल्स गैस्ट्रिक जूस अगेन सिक्रीट करते हैं। देन जी प्लांट सेल्स के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको ना हाईलाइट भी कीजिएगा। जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम सेल्स ट्रांसलोकेट फूड
Sclerenchymatous cells gives support to the plant. Chlorenchymatous cells photosynthesis कैरी आउट करते हैं. Parenchymatous cells सरप्लस फूड को स्टोर करते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए सेल्स बनाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये एज सच इसी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब हम पहुंचते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल. पहला MCQ, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो पहला पॉइंट तो मेरे बच्चों ये आप लोगों ने कर लेना कि इसको लाइट और इलेक्ट्रॉन दोनों में देखा जा सकता है. फिर यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सेल फ्रैक्सिनेशन. सेल फ्रैक्सिनेशन ये क्या होता है, ज़रा इसको देखते हैं और इसको डिटेल में टेकअप करते हैं. ड्यूरिंग दिस सेल फ्रैक्सिनेशन द टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स and the various parts of the cell are separated by density gradient centrifugation. What is that density gradient centrifugation? Density gradient centrifugation. Centrifugation पहले ये जान लें ये क्या होती है. Centrifugation is spinning at a very high speed. कितनी high speed? 5 से 10,000 एक किताब में है, वैसे 50,000 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट के स्पीड के ऊपर स्पिनिंग जो है उसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. इसमें जब आप इसको स्पिन करते हैं तो क्या होता है कि मटेरियल सारा बैठ जाता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहले अगर आपको मैं कहूँ आप जाके सैंपल दें अपना ब्लड सैंपल किसी भी लैब में, तो वो सबसे पहले बेटे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, जो सबसे हैवी कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाएगा. जैसे सबसे हैवी कौन है, ब्लड सेल, उसके ऊपर कौन है, प्लाज्मा, और फिर फाइनली वाटर. तो ये आपको जो मैंने एक रफ सा बना के समझाने की कोशिश की है, इसमें जो हैवीएस्ट कंपोनेंट है वो सबसे नीचे और जो लाइटेस्ट कंपोनेंट है वो सबसे ऊपर मेरे बच्चों को नज़र आ रहा है. और इसी के अंदर ये आप क्लियरली इसको देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं. अच्छा, इसमें अब जो शॉर्ट आता है वो आता है व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्सिनेशन, अ टेक्निक in which tissues are homogenized or disrupted with special instruments and the various parts of the cell are then separated by density gradient centrifugation. और इसमें सेकेंड पॉइंट क्या बनाओगे कि दिस सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज्ड और डिसरप्टेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम एंड इन अ सेंट्रीफ्यूग एट अ मीडियम स्पीड. और स्पीड मैंने आपको बता दी. अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ जाते हैं इट्स एट अ वेरी हाई स्पीड, और उसके अंदर उसको जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है 50,000 से 70,000 RPM की स्पीड के ऊपर इसको स्पिन किया जाता है. कॉमन MCQ पूछा जाता है, सेल कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स. द आंसर इज 3. इट कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड इट कंटेन्स न्यूक्लियस. अब हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे इस चैप्टर का. पहले लॉन्ग क्वेश्चन का बेटे नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल. तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. देखें जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, अब उसकी डिटेल टेकअप करते हैं. ज़रा आप भी गौर करिए और मुझे इसमें ना आप जब सोचेंगे तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन है या डिस्कशन है उसके अंदर खुद अपने जहन से भी पॉइंट्स ऐड करेंगे. देखें एनिमल सेल, नो सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं होती. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, और प्लांट सेल की सेल वॉल आपको पता ही है किससे बनी होती है, सेलुलोज से. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. नंबर 2, न्यूक्लियस सेंटर में होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ होता है. पेरिफेरी मीन्स साइड की तरफ पुश्ड होता है. 2 पॉइंट हो गए. ठीक है. थर्ड, वैक्यूल एनिमल सेल का स्मॉल होता है.
और प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सही है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब अक्सर पूछ लेते हैं कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कैसे बनता है, सोचने की तो बात है ना, क्योंकि वैक्यूल एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स टुगेदर। जब छोटे वैक्यूल मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। देन जी फ्लैजेलम, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पे मौजूद नहीं है। देन जी नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रियोल, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। देन हमारे पास लाइसोसोम, इधर प्रेजेंट है और इधर एब्सेंट है। लाइसोसोम क्या है, हाइड्रोलिटिक स्ट्रक्चर्स हैं और ये बोर्ड का लॉन्ग है, तो इसको भी मुनासिब वक्त के ऊपर टेकअप करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ जहन में आता है तो मेरे बच्चों यहाँ पे ऐड करो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। मेन प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिड नहीं होते, जबकि यहाँ पे प्लास्टिड्स मौजूद हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जहन में कुछ आता हो तो ज़रूर सोचिए इस पे और गौर करिए। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के हवाले से भी पॉइंट जहन में आ सकता है आपके। बाकी ज़रा इसका स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा देख लीजिए। ये 7-8 पॉइंट्स ये बन गए हैं और लास्टली आप स्ट्रक्चर कर लें। ये आपके पास एनिमल सेल है और ये आपके पास प्लांट सेल है। देखिए ज़रा डिफरेंस देखिए दोनों में। एनिमल सेल के सेंटर में यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ से लेकर जो तकरीबन सेल मेम्ब्रेन तक जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक। देन इसके अलावा यहाँ पे स्मॉलर वैक्यूल्स भी होते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। इस अंदाज में जो चीज़ यहाँ पे नहीं होती वो आपको बताइए, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। इसकी जो मेन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है जिसका नाम है फ्लैजेला। फ्लैजेला बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है और डेफिनेटली लोकोमोटिव एबिलिटी देता है इस सारे को। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट तो ये माइक्रोटिब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। देन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। देन इसके अलावा राइबोसोम होता है। तो वैसे है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपके पास एनिमल सेल के हवाले से मौजूद हैं। अब बेटे आप आ जाओ प्लांट सेल के ऊपर। तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहली चीज़ तो जो बाहर मौजूद है वो सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क बता रही कि यहाँ पे मौजूद है और वैसे ये मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है और ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और उसके वैक्यूल के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट क्या है, बेसिकली ये वो मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे एक इस सारे वैक्यूल का कवर बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ होता है, साइड के ऊपर पुष्ट होता है। इसके अलावा इसकी जो मेन ऑर्गेनेल, जो थर्ड ऑर्गेनेल है वो क्लोरोप्लास्ट है, जो मेन फूड फैक्ट्री भी होती है सेल की। और गर्ज है कि इसके ये मेन शेप और ये इसका स्ट्रक्चर है जो आप इसके साथ बनाओगे तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोशिश ये करिएगा कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में आए तो हमेशा कॉलम बना के इसको करें, बगैर कॉलम के ना इसको करें, ठीक है। और अब आगे आ जाएं, पेज 50 के ऊपर आ जाएं।
तो पेज 50 के ऊपर हमारे पास कुछ 1-2 MCQs दिए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करते हैं, उसको अभी नहीं करते। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ MCQs हैं, वो देखिएगा। यूकैरियोटिक सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, सेकेंड पैराग्राफ है। दे कुड बी एज बिग एज एन ऑस्ट्रिच एग, और इनको आप यूजुअली मेजर करते हो माइक्रोमीटर में, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर जो इसकी वैल्यू दी हुई है। और रिमेंबर ऑलवेज कि आप सेल को और उसके कंपोनेंट्स को कभी भी नेकेड आई से विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे बच्चों क्विकली इसको रिव्यू कर लो। ये 7 पॉइंट्स हैं और 8 उसकी डायग्राम है। 4 मार्क्स का बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आपको बताया था 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह 44 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 33 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, एंड बल्कि 33 आते हैं और 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसी तरह जो है वो 17 MCQs और 85 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो होपफुली ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और इसको यहाँ से नोट भी कीजिएगा अपने रजिस्टर्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस करने के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पढ़िए भी और बहुत आसान भी है, तो इसलिए इसको प्रॉपरली कम्प्लेक्सिटी से लेकर भी चलें। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर इट एंड अल्लाह हाफिज़।